सबसे पहले तो देखिए, युद्ध की जब 28 फरवरी को शुरुआत हुई, उससे पहले जो मुद्रा भंडार है, विदेशी मुद्रा भंडार, वो था 728.49 अरब डॉलर। और आज जब आप इस महीने के 1 तारीख का देखते हैं, 1 मई को, तो वो 690.69 अरब डॉलर हो गया है। यानी लगभग समझिए कि 30 और इधर का 28 और इधर का 10, तो समझ लीजिए कि 38 अरब डॉलर के आसपास का उसमें परिवर्तन है। और ये विदेशी मुद्रा भंडार की हम बात कर रहे हैं, ये धीरे धीरे देश पर किस तरह का असर डाल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हॉर्मुज संकट से जो तेल आयात घटा है, इसको भी समझने की जरूरत है। जब आप देखेंगे कि फरवरी 2026 में, मार्च में, अप्रैल में, तीन हम आपके लिए महीनों का बता रहे हैं, तो 53 लाख बैरल हम लेते थे फरवरी में, वो मार्च में हो गया 45 लाख बैरल, अगले महीने 45 लाख बैरल, और उसके महीने 1 बैरल और 1 लाख बैरल घट गया है। ये प्रतिदिन का हम आपको बता रहे हैं, 44 लाख बैरल प्रतिदिन। तो ये धीरे धीरे जो बदलाव है, जिसकी वजह से ये तमाम बातें कही जा रही है। लेकिन सुधांशु जी, ये सवाल तो पूछा ही जाएगा, चुनावी प्रचार और उन सब में तो कुछ लगा ही नहीं कि ऐसा कोई संकट देश में है। उसके पहले तो आप लोगों ने बड़ा एहसास ही नहीं होने दिया जनता को। जिस तरह से वहां पर रैलियां, बड़े बड़े आयोजन, खूब गाड़ियां दौड़ रही हैं इधर से उधर, चुनाव प्रचार में तो आपने पता ही नहीं चलने दिया, कमाल कर दिया। और उसके फौरन बाद अब ये तमाम जिम्मेदारियां याद आ रही हैं और ये स्थिति याद है। ये स्थिति तो है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। सुधांशु जी, देखिए अंजना जी, यदि हमारा विपक्ष कोई ऐसा कमाल का सवाल पूछे तो उसके जमाल और जलाल के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। कारण क्या है? फरवरी में युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद एक युद्ध विराम की स्थिति आई कि नहीं पिछले 3-4 हफ्तों में, तो लगा कि स्थितियां शांति और सामान्य की तरफ जा रही हैं। अब ये बताइए, पुनः युद्ध की तरफ स्थिति बढ़ रही है कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। यदि कोई भी आपके लाखों दर्शकों में से कहे, और इस बार जो परिस्थिति है, जो थोड़ा बहुत भी समझ रखता है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति या परिस्थिति की, अब अगर इस बार युद्ध हुआ तो वो बहुत भयानक और निर्णायक परिस्थिति की तरफ बढ़ सकता है। तो ये कुछ वैसा है जैसे सुनामी या तूफान आने से समय सरकार एक सावधानी बरतने की हिदायत देती है कि ऐसी ऐसी संभावना है, तो घर से कम निकलें, आवश्यकता होने पर ही निकलें। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी स्वतंत्रता को बाधित कर रही है और ये कर रही है। वो उस व्यक्ति के लिए, उस गांव के लिए, उस शहर के लिए, उस जिले के लिए और उस क्षेत्र की व्यवस्था और भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होता है। बड़ी सिंपल सी बात है। अब बताइए, हमारे जो विद्वान प्रवक्ता लोग बैठे हैं, जरा मैं चैलेंज करके पूछता हूं, आज भारत दुनिया का एक क्षेत्र बताइए जहां युद्ध ना हो रहा हो। रशिया यूक्रेन की लड़ाई 4 साल से चल रही है। यूरोप ऑलरेडी ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। अमेरिका ईरान के साथ युद्ध में इन्वॉल्व है। इजराइल और गाजा, इजराइल लेबनान चली रहा, पूरा मिडिल ईस्ट लड़ाई में है। कंबोडिया और थाईलैंड जैसे शांतिपूर्ण देश भी लड़ाई लड़ चुके हैं। चीन के साथ ताइवान की समस्या चल रही है। और ऊर्जा संकट की समस्या दुनिया के बड़े बड़े देशों में कैसी है कि अमेरिका में, मैं आपके दर्शकों से कहता हूं, अभी जाके अपना नेट खोलें और देखें, कैलिफोर्निया में आज की डेट में 1 लीटर पेट्रोल कितने का है? 140 रुपए का है। अमेरिका की बात कर रहा हूं। जब से युद्ध हुआ है, पेट्रोल के दाम 40% से ऊपर बढ़े हैं और डीजल के 48% बढ़े हैं। और यूरोप में मिनिमम 10% से लेकर 20% बढ़े हैं। हाँ। एशिया में 30 से लेकर 40% और अफ्रीकन कंट्रीज में 60% तक बढ़े। भारत में 1 भी % नहीं बढ़ा है। तो इसलिए सिर्फ एक सावधानी बरतने के लिए, एक सजगता बरतने के लिए, एक सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। और फिर मैं एक दूसरा पक्ष भी रखना चाहता हूं अंजना जी, जिनके दौरे हुकूमत में सोना गिरवी रख दिया गया, वो कह रहे हैं कि अगर सोने में मितव्ययता रखो तो बहुत बड़ी समस्या है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, हमारी सरकार आने से पहले अंजना जी यही वो लोग थे लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के जो कहते थे भारत की शादियों में बर्बादी होती है पैसे की। याद करिए, अब कहते हैं कि 6 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था है भारत की शादियों, अरे वो बर्बादी होती है, फिजूल खर्ची होती है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। ये वही लोग हैं जो कहते हैं इंडियन फूड हैबिट्स खराब हैं क्योंकि डीप फ्राइड होता है। नहीं, मैं एक बात और कह दूं, राहुल गांधी जी का वीडियो अवेलेबल है। उनसे पूछा गया था कि आपका सबसे अच्छा खाना क्या है, तो उन्होंने कहा आई हेट कार्ब्स, मैं तो प्रोटीन की डाइट लेना प्रेफर करता हूं। तब ये लोग कहते थे पूड़ी, कचौड़ी, समोसा और पकौड़ी ये तो बहुत अच्छी डाइट्स नहीं है। डीप फ्राइड तो यही होते हैं जिनमें ऑयल का प्रयोग होता है। यानी जब जैसा मौका मिले वैसा भारतीय समाज
और भारतीय व्यवस्था के लिए समस्या पैदा करने का है। ठीक और विपक्ष का उद्देश्य लगता है कि जैसे सामाजिक और राजनीतिक अराजकता उत्पन्न करने में असफल रहे, तो अब आर्थिक और ऊर्जा संबंधी अव्यवस्था उत्पन्न करने के लिए प्रयत्नशील दिख रहे हैं। ठीक है, आलोक जी। हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि सवाल पूछ सकती हूँ या कुछ सुनाना है? पहले एक सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आप अपना जवाब सुनिए। पॉज कर लीजिए, बिल्कुल पॉज कर लीजिए। हाँ, सवाल सुनिए। सवाल है कि विदेशी मुद्रा भंडार इस युद्ध के बाद हम देख रहे हैं लगभग 38 अरब डॉलर के आसपास उसमें घटा हुआ है, क्योंकि हम अपना सोना भी देखिए, ज्यादातर सोना जो हम बाहर से खरीदते हैं, देश के अंदर उत्पादन बहुत कम है। हम डॉलर्स में जो लेते हैं वो हमारी विदेशी मुद्रा भंडार को किसी ना किसी तरीके से प्रभावित कर रहा है। जो भी बेसिक इकोनॉमिक समझता है वो ये देख पाएगा। ये नंबर्स है 27 फरवरी युद्ध के पहले और 1 मई युद्ध के बाद। अब ऐसे में अगर एहतियाती तौर पर यह कदम उठाने की बात की जा रही है, तो इसमें क्यों इतना आप लोगों को, विपक्ष को पेट में दर्द हो रहा है? अब ये सब, चाहे वो सोना हो, सोना का भी वजह आप समझ ही रहे होंगे। सोने में लगभग 80-90% हम बाहर से लेते हैं, आयात करते हैं। देश के अंदर उतना उत्पादन है नहीं। ऐसे में हम जब बाहर से लेंगे तो हम उसके बदले में डॉलर्स में पेमेंट करते हैं। तो फिर इसमें क्या है? इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? देखिए, प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं और विपक्ष के पेट में दर्द नहीं है, पूरे देश के पेट में दर्द कर रखा है। केवल अंधभक्तों को दिखाई नहीं देता है। 144 महीने हो गए इस सरकार को। 144 महीने में से 140 महीने, केवल 4 महीनों को छोड़ दीजिए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है। जिस मोदी सरकार ने कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार भर दिए हमने, उसका 144 में से 140 महीने बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है। इसलिए पूरे देश पूछना चाहता है कि भाइयों बहनों मित्रों, अच्छे दिन। दिक्कत यह है कि मोदी जी को एक पूरा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ जब पूरा देश आर्थिक संकट में झोंक दिया। अभी तक उनको 2-2.5 महीने से, जब से 3 महीने से युद्ध चल रहा था, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। राहुल गांधी जी ने जो कहा वो उनको समझ नहीं आया था, क्योंकि वो ब्रह्मज्ञानी है, वो तो इंसान है ही नहीं, वो तो परमात्मा से पता नहीं क्या क्या वो कहते रहते हैं। अभी सुधांशु भाई ने कहा कि वहां 2% बढ़ गया, वहां 10%, वहां 20%, और भारत में कुछ बढ़ा ही नहीं। 1060 रुपए कमर्शियल गैस के बढ़ा दिए। अगर 1 जनवरी से अगर देखें तो दुगने दाम हो गए। 1518 से लेकर वो 3100 रुपए पर चले गए। इनको परसेंटेज ही कैलकुलेट करने नहीं आए। दुर्भाग्य ये है, एक कहावत है ना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। मोदी जी जैसा ज्ञान देखते हैं, जैसा मौका देखते हैं, वैसा भाषण दे देते हैं। बिल्कुल सुधांशु भाई ने सही कहा। आप देखिए ना, ये उनका अभी 6 बजे भाषण दिया कि पूरे देश को उपदेश दे डाला उन्होंने। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां 6 बजे उपदेश दिया और 9 बजे अपना पूरा काफिला, लारा, लश्कर लेकर चल दिए। और आज तो हवाई जहाज से पूरा मतलब जो है उन्होंने तेल बचाने का डेमो दिया कि कैसे तेल बचाया जा सकता है। मोदी जी, आपके तो कैमरामैन भी अगर साथ चलना छोड़ दें तो देश का भला हो जाएगा। 50-60 तो कैमरामैन साथ लेकर चलते हैं आप। खैर, दिक्कत यह है कि जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ो, सरकार की नाकामी को छिपाओ और खामियाजा जनता भुगते। जो पूरा भाषण है वो अपनी नाकामी का सबूत है पूरी तरह से। रुपी वर्सेस डॉलर क्या पहले नहीं गिर रहा था जब हम बार बार कहते थे? क्या युद्ध के बाद ही रुपया गिरा है? आज जो हालत है, जिस दिन आपने ये भाषण दिया था, इससे पहला एक आधा घंटे का भाषण जिसमें कांग्रेस को कोसा था, उसी दिन आज स्टर्लिंग पौंड 112 रुपए पर चला गया है। आज हमारी करेंसी, आप देखिए श्रीलंका, बांग्लादेश और यहां तक कि अफगानिस्तान, जिनकी उनकी अपनी अपनी करेंसी को वो बचाने में कामयाब रहे, लेकिन हमारे यहां पर तो वित्त मंत्री ऐसी बैठी हैं, वो कह रही है कि नहीं, रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हुआ है। अरे एप्स्टीन फाइल वाले पेट्रोलियम मिनिस्टर को हटा देते, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए 3 महीने में। वो कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, और देश को आप लोगों ने महंगाई में झोंक दिया है पूरी तरह से। आपने 2017 के बाद एक भी मीट्रिक टन स्टोरेज कैपेसिटी नहीं बढ़ाई। 2017 के बाद क्या बढ़ाई गई है? जिस दिन युद्ध शुरू हुआ उस दिन 75 दिन का स्टोरेज था। 1 मिनट अंजना जी, में जिस दिन युद्ध शुरू हुआ 75 दिन का स्टोरेज था हमारे पास। आज 45 दिन का स्टोरेज है। जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आपने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए
क्योंकि आपने रशिया से तेल इंपोर्ट करना छोड़ दिया। अमेरिका ने कहा कि मोदी जी जाइए, 1 महीना खरीद लीजिए, मैं छूट देता हूं आपको। आपने फिर खरीदना शुरू कर दिया। इस देश की सरकार के पास न विदेश नीति है, न अर्थ नीति है, केवल प्रचार नीति है। केवल मोदी जी प्रचार करना जानते हैं। अभी तक 2.5 महीने में समझ नहीं आया। बड़े बड़े काफिले चल रहे थे। 2 दिन पहले कलकत्ता में पूरे अपने तमाम जितने चीफ मिनिस्टर थे सबको वहां बुलाया था। वो तो पैदल गए थे और मोदी जी का काफिला तो गन्ने के रास्ते चलता। तो मोदी जी से आपकी लड़ाई है, इसलिए देश को यथास्थिति में छोड़ दिया जाए। आलोक जी, एक काउंटर क्वेश्चन भी करने दीजिए। अच्छा, आप धारा प्रभाव बोल रहे हैं, मोदी जी देश नहीं है। अभी कनेक्शन में उनका कट गया है। नहीं है। अरे 1 सेकंड, आराम से आराम से। आप भी देश नहीं है कि आप जो बोल दे वही सत्य वचन। तो सुनिए ना, मेरी एक बात तो सुनिए आलोक जी, एक बात तो, एक सवाल का तो जवाब दीजिएगा। क्योंकि आपका पूरा का पूरा केंद्रित अब ये पूरा आपका बयान हो गया है प्रधानमंत्री मोदी पर कि उनका काफिला जा रहा है, उनका गाड़ी जा रही है, उनका चौपर जा रहा है। ऐसे राहुल गांधी का हिसाब निकालिएगा, राहुल गांधी के विदेशी दौरों का हिसाब निकालिएगा। इसको पर्सनल मत बनाइए। विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति दिख रही है, युद्ध का असर हो रहा है। ये युद्ध भारत ने नहीं किया है, ये युद्ध 2 अन्यथा देश लड़ रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में अगर कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की बात हो रही है, अगर सुधांशु जी कनेक्ट हो जाते हैं तो दिखाइएगा, वो इनका जवाब दें। तो इसमें क्या दिक्कत है? उसके बाद मैं आशुतोष जी और उनके पास जाऊंगे। देखिए मुझे लगता है कि रुपए को भी बचाना चाहिए था डॉलर की तुलना में। एक्सपोर्ट को बचाना चाहिए था। गल्फ कंट्रीज में एक्सपोर्ट लगभग 1.5 लाख करोड़ पर मंथ का है, वो बिल्कुल डाउन है। सरकार की क्या पॉलिसी है उस पर कोई जवाब नहीं है सरकार का। एनर्जी सिक्योरिटी पे कोई जवाब नहीं है और आने वाले दिनों में फूड सिक्योरिटी पे भी जवाब नहीं रहेगा। खाद कम कर दो। अरे भाई, प्रोडक्शन जो कम होगा उससे कौन जिम्मेदारी भरतेगा? अगर खाद कम करने से प्रोडक्शन कम होगा, किसान की आय घटेगी, उसका कौन जिम्मेदार होगा? आपने तो कहा था 2022 में किसान की आय दुगनी कर दूंगा मैं। क्या हुआ? मंगलसूत्र 2024 में कह दिया था मंगलसूत्र छीन लेंगे विपक्ष वाले। हाँ। दुर्भाग्य यह है कि मोदी जी ने छीन लिया आज मंगलसूत्र। 2-2 लाख रुपए तोले तक सोना चला गया जब सरकार सो रही थी। ये 4 लाख रुपए तोले पे, 4 लाख रुपए किलो पे चांदी चली गई और उसमें वापस 2 लाख पर आ गई। सरकार सो रही थी क्या? आलोक जी, सरकार की तरफ देश में जब जब तेल की कीमतें बढ़ी है ना, सुनिए ना आलोक जी, इस देश में जब जब तेल की कीमतें बढ़ी है, यूपीए 1 में भी मैंने रिपोर्टिंग की है, यूपीए 2 में भी की है, एनडीए 1, एनडीए 2, एनडीए 3, एक ही कारण बताया जाता है, विदेशी वजहों की वजह से हो रहा है। और ऐसे में जब सोने की कीमत में क्या है, भारत अपना जो सोने की जरूरत है उसका 90% से अधिक हिस्सा विदेशों से आयात करता है, क्योंकि देश में घरेलू उत्पाद, ताजा आंकड़े हम दिखा देते हैं आपको, जिनके अनुसार भारत मुख्य रूप से निम्नलिखित देशों से सोना आयात करता है। स्विट्जरलैंड, मैं आ रही हूं, स्विट्जरलैंड से लेता है सबसे ज्यादा, वहां से वो अपना सोना लगभग 40%। अब जब आप अन्य देशों से खरीदते हैं, जब आप उसमें डॉलर का भुगतान करते हैं, तो जाहिर तौर पर ये आपके फॉरेक्स को अफेक्ट करता है। इट्स अ रियल प्रॉब्लम, वॉर सिचुएशन, जो कि भारत ने शुरू नहीं किया इस युद्ध को। हाँ, छोटा सा जवाब, क्योंकि बाकी दोनों इंतजार कर रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछा अंजना जी आपने। 1 साल पहले मोदी जी ने इसी संसद में खड़े होकर कहा था, पंडित नेहरू पर तंज कसा था कि पहले प्रधानमंत्री कहते थे कि वॉर की वजह से महंगाई हो जाती है। मोदी जी शायद भूल गए थे कि अब उनके टाइम पे भी जवाब देना पड़ेगा। दुर्भाग्य यह है कि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि वॉर की वजह से केवल ऐसा हो गया, अरे भाई, रशिया से तो हम रुपए में खरीद रहे थे, ईरान से तो तेल हम रुपये में खरीद रहे थे, क्यों बंद कर दिया? क्योंकि कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज एप्स्टीन फाइल वाला पेट्रोलियम मिनिस्टर है। वो नहीं बता रहे आप। वो भी बताइए कि अगर अमेरिका की डील जो है उसका पूरे देश को नहीं पता है कि क्या अमेरिका के साथ डील की है, वो छन छन के आ रही है। ठीक है, चलिए तो अंजना जी को भी नहीं पता। अगर डील की कॉपी हो तो मुझे जरूर भेजिएगा अंजना जी। हाँ, जब डील हुई नहीं है तो आपको पता है कि डील हो गई, अभी तो सिर्फ शर्तें बताई गई थी। आशुतोष जी, लेकिन मोदी से नफरत के चक्कर में एक सांसद आपके अब शब्द ऐसा बोल देते हैं, आइए आपको सुना देते हैं एक बार। पहले आशुतोष जी उस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। दिखाइए भाई, आपके सांसद जी बीप साउंड हमें लगाएंगे, हम तो गाली दिखा नहीं सकते ना टीवी पे, आपके सांसद जरूर बोल सकते हैं, माननीय सांसद है देश के। सुनिए। नहीं, मोदी जी जो कुछ बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं। पेट्रोल की खपत कम करें, है, सोना ना खरीदें, विदेश की यात्रा करोड़ों में खर्च करें, है, कितना न्याय है, कितना लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, इतना देश विरोधी ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं है और न आगे आने वाली सरकारों में ऐसा मिलेगा। अजयेंद्र सिंह लोधी, सांसद हमीरपुर,
पता नहीं आपको पता चला या नहीं कि क्या गाली उन्होंने दी है, लेकिन हम लोग तो दिखा नहीं सकते टीवी पर। अब यही हो गया है क्या, मोदी नफरत में कुछ भी बोला जाएगा? अंजना जी देखिए, गाली क्या कोई व्यक्ति तो हम लोग उसको सपोर्ट नहीं करते, जिसने ही बोला वो गलत बोला। लेकिन एक आम इंसान की और एक कम से कम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जिसको भी उत्तर प्रदेश की जनता ने हजारों लाखों वोट देके जिताया है, तो उसका भी कुछ चीज होती है जो बात रख सकता है। अफसोस ये है कि जब विपक्ष बात रखता है तो उनको मोदी विरोध दिखता है, लेकिन देश का विरोध जो प्रधानमंत्री बैठ के कर रहे हैं वो कौन करेगा। हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, सोने पे बात कर रहे हैं, आप लगातार बात कर रही हैं। और कल मोदी जी ने कहा कि सोना कम खरीदो, लेकिन ये बड़ी अजीब सा दोहरापन है और दोगलापन है कि देश हित में सोना तो कम खरीदो, लेकिन आरबीआई लगातार सोना वापस ला रही है। और पिछले 3 सालों में आरबीआई ने 280 टन से ज्यादा सोना भारत वापस लाया है। हमारी विदेशी मुद्रा का लगभग 16.7% अब सोना हमारे पास में है। इस समय हमारे पास लगभग 880.5 मीट्रिक टन सोना भारत में है। तब सोना हम क्यों कम खरीदें? जब सरकार लगातार सोना खरीद रही थी तो हम क्यों खरीदे? आपने एलपीजी घरेलू उत्पादन की बात करी, दूरदर्शिता कब थी? और मैं सुन रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं यूक्रेन में वॉर चल रहा है, रशिया में वॉर चल रहा है वैश्विक, और आपने भी उसकी कहा हाँ हाँ ऐसे ही होता है। यूक्रेन का तो वॉर चल रहा है 2014 से, और फुल स्केल वॉर हुआ है 2022 से। 2022 में आपको आंकड़ा है कि मोदी जी लगभग अपने ऊपर जो है विदेशी यात्राओं में लगभग 55 करोड़ रुपए खर्च कर चुके थे। 2023 में बढ़ा के 93 करोड़ कर दिया। 2024 में उनकी विदेशी यात्रा में 109 करोड़ हो गया। 2025 में 175 करोड़ रुपया खर्च हो गया। 10 साल में 99 अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं, मतलब हर महीने एक यात्रा, हर महीने, और टोटल खर्च आता है 800 करोड़। लेकिन हम भारतवासी नहीं जाएंगे विदेश, क्योंकि वो जरूरी है। एक कन्वॉय में 45 से ऊपर की गाड़ियां, एक शपथ में 21 से ज्यादा राज्य के मुख्यमंत्री बुला के लाना, लेकिन देश आम जनता सोना नहीं खरीदे, शादी ना करे, गाड़ी से ना घूमे, वर्क फ्रॉम होम करे, जो हम लोग कोविड में कर रहे थे। दूरदर्शिता क्या है? 2014 में जब यूपीए की सरकार आई, 2004 में जब यूपीए की सरकार आई, तो उस समय हमारे पास जो स्टोर्स था एलपीजी घरेलू उत्पाद का, वो लगभग 10.03 मिलियन मीट्रिक टन था, जो पिछली सरकारों से 7 मिलियन मीट्रिक टन उन्होंने बढ़ाया यूपीए सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार में। और जब से ये सरकार आई है 2014 से लेकर 25 तक, तब आज हमारे पास स्टोर है 12.8 मिलियन मीट्रिक टन। मतलब 10 सालों में इन्होंने बनाया 2 मिलियन मीट्रिक टन। ये दूरदर्शिता है। ठीक है। आज भी 80% हम लोग की डिपेंडेंसी जो है मिडिल ईस्ट पे बढ़ी हुई है। हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, 10 साल से सोलर लगाए जा रहे हैं, लेकिन बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा है। ये कहाँ हो रहा है? ये सिर्फ प्रचारों पे हो रहा है। ठीक है, सुधांशु जी दोनों की बातों का जवाब दीजिए। आलोक जी भी जो आरोप लगा रहे थे, बीच में आपका कनेक्शन कट गया था, अगर आवाज आ रही थी, सुना आपने, तो जवाब दीजिए दोनों पर ही। देखिए, जी मैं सुन रहा था। देखिए, दोनों ही विपक्ष के प्रवक्ता स्वयं ही अपनी पार्टी की विचित्र बुद्धि का परिचय यहां बैठकर दे रहे हैं, और लगता है कि डिबेट में बैठ के सुनते ही नहीं है। आलोक शर्मा जी से मैंने पेट्रोल और डीजल की बात कही, वो एलपीजी गैस की बात करने लगे। मैंने जो बोला था कि पेट्रोल और डीजल के किराए सारी जगह बढ़े हुए हैं, आज भी कोई जाके चेक कर लेना। मैंने भी बोला, चैलेंज करे, भी खोलिए, देखिए कितना है अमेरिका में प्राइस, कैलिफोर्निया में खोलिए। चलिए छोड़िए, अब एलपीजी गैस पे बता देते हैं। सारे दर्शकों से कहता हूं, खोलिए जरा जाके 1 जनवरी 2014 को एलपीजी सिलेंडर कितने का था मार्केट में, चाहे बीपीसीएल की वेबसाइट खोल लीजिए, चाहे इंडियन ऑयल की खोल लीजिए, और देखिए 1241 रुपए, 1241 रुपए। ना तो कोई युद्ध हो रहा था, ना कोई संकट था, ना कोई समस्या थी। वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब 2013 में कह रहे हैं कि सोना कम से कम खरीदिए। कोई संकट तो नहीं था 2013 में? मैं पूछना चाह रहा हूं, 2010 में महंगाई 11%, 12%। भाई कौन सा विश्व का संकट आ रहा था, कौन सा युद्ध चल रहा था? आशुतोष वर्मा जी ने अद्भुत ज्ञान दिया कि 2014 से यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। चलिए, आपने वो क्रीमिया के उस छोटे से विषय को भी युद्ध मान लिया, तो और भी महत्वपूर्ण बात है। अब आप कह रहे 2022 के बाद युद्ध जो है वो महत्वपूर्ण हुआ है, मगर मेरे दोनों विपक्षी प्रवक्ता, चैलेंज करता हूं, एक जगह बताइए, एक क्षेत्र, विश्व का महत्वपूर्ण क्षेत्र, जहां इस समय युद्ध में कोई संकट न चल रहा हो, जहां कोई ऊर्जा संकट न चल रहा हो। जाते जाते बता के जाइएगा, भागिएगा नहीं। अब मैं बताना चाहता हूं,
इन्होंने कहा विदेशी दौरे की बात। ये राहुल गांधी जी क्या करने जाते हैं विदेश में दौरे? अखिलेश जी लंदन क्या करने गए थे? प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री का दौरा था। एक एक मिनट बाय मिनट पता होता है और उसका क्या आउटकम है वो भी पता होता है। काहे ये आलोक शर्मा जी, ये चुनाव के दौरान ग्रेट निकोबार में ये जंगलों की सैर करने ये राहुल गांधी जी काहे गए थे? और इस ढंग के व्यर्थ के वितंडावाद नहीं करने चाहिए सुरक्षा काफिले को लेकर। तो फिर तो मैं तो ऐसे पूछूं कि भाई आपको राहुल जी को या अखिलेश जी को किससे सुरक्षा का खतरा है? हमारे नेताओं को मैं कहता हूं नक्सलियों से खतरा है, इस्लामिक आतंकवादियों से खतरा है। आपको किससे खतरा है? गांधीयत विद गन वालों से या भटके हुए नौजवानों से? और मैं पूछना चाहता हूं, और सबसे ज्यादा विदेशी दौरा करने वाले लोग वो लोग आज ये बात कहते हैं। और फिर मैं आलोक शर्मा जी, आपको याद रखना चाहिए भारत के इतिहास का ये आपका सबसे कम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कब रहा है? लेस देन $1 बिलियन आपकी सरकार में। 2 बार रुपए का डिवेल्युएशन हुआ, जुलाई 91 और सितंबर 91 में। तब हमें सोना गिरवी रखना पड़ा जब आपके सपोर्ट से सरकार चल रही थी सचपा की। और जब डिवैल्यूएशन हुआ तो मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे। और रही बात इसकी कि कौन किसके इशारे पे चलता था, अब छोड़िए, अब तो सीआईए और केजीबी के डिक्लासिफाइड रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं जिसमें सारा है कि कौन किसके साथ चलता था। ये सारी की सारी बातें बिल्कुल अच्छी तरीके से समझी जा सकती हैं और जानकारी का अभाव में होता हमारे विपक्षियों को। इस दौर में जब टैरिफ का दौर था, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा है। हमने $6.8 बिलियन का एक्सपोर्ट किया, $680 बिलियन का। यानी हम दुनिया के चुनिंदा देशों में से हैं जिसने इस दौर में भी अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया है। इसलिए हम ये कहने की बात। 2 प्रश्न मेरे बचे हुए हैं, मैं लौटूंगी एक बार आलोक जी इसका जवाब दे दे। आलोक जी, और ये मैंने भी आपसे पूछा था क्योंकि आपने इसको पूरा निजी हमला कर दिया पीएम पर। वो पूछ रहे हैं राहुल गांधी काहे के लिए जाते हैं विदेश बार बार? मैं बता देता हूं, क्या विदेश में जो एलओपी हैं वो नहीं जाते थे पहले? पहली बार गए हैं क्या? अंडमान में आप सारे जंगल अडानी को बेचेंगे तो एलओपी का फर्ज नहीं है कि वो अंडमान में जाकर आपकी पोल खोलें? क्या ये फर्ज नहीं बनता है? मुझे लगता है कि फर्ज बनता है। जुलाई 91 में हमारी सरकार तो मई जून में ही आई थी। उससे पहले 1.5 साल तक तो वीपी सिंह की सरकार थी, यानी आपकी सरकार थी। उस समय पर क्या हुआ था? गोल्ड की क्या हालत थी? इकोनॉमी की क्या हालत थी? फॉरेक्स कितने दिन का था? 15 दिन का। मजबूरी में वीपी सिंह सरकार को ऐसा करना पड़ा था। अब बात आते हैं कि साहब वो मोदी जी तो रोज घूमते रहते हैं और राहुल जी का आउटकम क्या है? मोदी जी ने तो इतने विदेश यात्राएं की, आउटकम ऑपरेशन सिंदूर में नहीं समझ आया आप लोगों को? एक देश ने खुलकर हमारा साथ नहीं दिया, क्या समझ नहीं आया था? मैं तो कहता हूं कि आप गोल्ड के ऊपर कि सरकार ने पिछले 4 महीने में कितना गोल्ड खरीदा है उसके ऊपर सरकार एक व्हाइट पेपर लेकर आए, क्योंकि डॉलर की तुलना में रुपए को रोकने के लिए हमें तो ये पता चला है कि गोल्ड खरीदा गया है और ये क्वांटिटेटिव मेजर आरबीआई बार बार करता रहता है। अब बात आती है साहब सिक्योरिटी की जरूरत किसको है किसको नहीं है। मोहन भागवत को काहे का डर है भाई? मोहन भागवत किस पोस्ट पे हैं? Z+ सिक्योरिटी 2014-15 से दे रखी है, किस बात का डर है? वसुदेव कुटुंबकम का नारा लेते हैं और मोहन भागवत को आपने सिक्योरिटी दे रखी है। मैं फिर कहूंगा सिक्योरिटी देना मंत्रियों को या किसी को भी गृह मंत्रालय का काम है। जिसको सिक्योरिटी चाहिए उसको मिलनी चाहिए, लेकिन विपक्ष पर सवाल उठाना बंद कर दीजिए। दुर्भाग्य यह है कि आप इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि जब 25 और 30 और $20 तक भी पर बैरल चला गया था तब अडानी और अंबानी पैसा मुनाफा खा रहे थे। आपने पेट्रोल और डीजल देश में कितना सस्ता किया, उसका जवाब नहीं है आपके पास। केवल कांग्रेस को कोसते रहेंगे। कब अपनी आप जिम्मेवारी को कब समझेंगे? मैं कह रहा हूं कि 74 दिन से घटकर जो रिजर्व है वो 45 पर आ गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? चीन जिम्मेदार है क्या? दुर्भाग्य ये है। जवाब दीजिए सुधांशु जी। प्रधानमंत्री सुधांशु जी जवाब दीजिए, फिर ये ग्राफिक्स दिखाकर मैं जाऊंगी प्रधानमंत्री को टारगेट इसलिए किया जाता है। सुधांशु जी, और ये बताइए आप जो ये एस्टिमेटेड संकट कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम एहतियाती कदम ये उठा रहे हैं, तो मेरा प्रश्न आपसे सीधा यह है कि भारत सरकार को कौन से संकट की आशंका है? क्योंकि देखिए, जो आपकी सरकार में निष्ठा रखते हैं या आपके जो वोटर्स हैं वो भी ये पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या होने वाला है जिसकी वजह से पीएम ने ऐसा कहा है। हम वो करेंगे, लेकिन क्या होने क्या वाला है? कौन से खतरे का अंदेशा है आपको? कौन सा संकट आप देख रहे हैं? हाँ, वो बता रहा। देखिए, बिल्कुल हम बताते हैं आपको क्या। देखिए, पहली बार कांग्रेस की मन स्थिति क्या है, आलोक शर्मा जी साफ हो गई। मुंह से नहीं निकला कि किससे डर है। हम कह रहे हैं
मोहन भागवत जी हो या हमारे कोई नेता हो, नक्सलियों से भी डर है, कट्टरपंथी इस्लामियों से भी डर है। क्यों नहीं निकला कांग्रेस के प्रवक्ता के मुंह से, किससे डर है? ये डर का डर कितना खतरनाक है ये समझना चाहिए, क्योंकि डर के ऊपर वोट बैंक का डर बहुत ज्यादा है। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, फिर अपने अज्ञान का बारी 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 भाई, अब तो भाई, अरे भाई हमने दो प्रधानमंत्री खोए हैं अपने, आपके चिड़िया नहीं वो तो खत्म हो गया। एलटीटी तो खत्म हो गया भाई। अरे भाई एलटीटी खत्म हो गया। अरे हमारे तो पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बलिदान दिए थे। आपके दो प्रधानमंत्री जो खत्म हुए अपने हाथों से अपने भारत रत्न दे के गए थे। छोड़िए व्यक्तिगत बताइए, मुद्दे की बात करिए। अब देखिए दूसरा अज्ञानता का परिचय इन्होंने दिया। वीपी सिंह सरकार के समय में सोना गिरवी नहीं रखा गया था। जब चंद्रशेखर जी की सरकार कांग्रेस के सपोर्ट से थी तब सोना गिरवी रखा गया था। और मेरे भाई अब कान खोल के सुनो, किसकी सरकार के कार्यकाल में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहां पहुंचा? 1980 में हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 7.3 बिलियन डॉलर था और चाइना का 2.8 था। और 1990 आते आते, जिसमें 9 साल इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकार रही, 2/3 और 4/5 बहुमत की, उसमें वो 1 बिलियन से कम हो गया। एवरीबॉडी कैन गो एंड चेक। ये होता है बगैर जानकारी लिए व्यर्थ की बातों को लेकर यह करने का प्रयास करना। और आपकी सरकार के समय में ऑयल बॉन्ड काहे खरीदे थे भाई? सब कुछ तो ठीक था। 2013 में ऑयल बॉन्ड खरीद के रख के चले गए। वो सारी बात छोड़िए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं जो अंजना जी ने पूछा, आपसे कहा कि संभावना क्या है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या संकट? देखिए ईरान और, अरे बता दो, कोई एक फैक्ट तो नहीं बता पा रहे हैं साहब। जो पूछा जा रहा है उस पर दाएं बाएं कर जा रहे हैं। फैक्ट आपके लगातार गलत हो रहे हैं। एलपीजी और जो मैंने पेट्रोल डीजल के बताया, अब मैं बता रहा हूं। देखिए समस्या क्या है, अभी तक जो हरमुज में संकट था और ईरान और अमेरिका का युद्ध था, जो फिर ये गलत बोले थे, पिछले 4 हफ्तों से तो युद्ध रुका हुआ था ना। अब जो समस्या है, यदि युद्ध शुरू हुआ तो ये खतरा बहुत भयानक हो सकता है, क्योंकि अब जब शांति वार्ता टूटने के बाद युद्ध शुरू होता है तो वो बहुत भयानक परिणति तक जाता है। ये तो मतलब ऐसी बात हो गई कि अगर कोई कहे कि आज मौसम ये बता रहा है कि पानी बहुत तेज गिरेगा तो छाता लेके चलो, तो कहेंगे आप तो हमारे हाथ पे बोझ लादने की बात कर रहे हैं। भाई साहब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब ईरान में स्टैब्लिश लीडरशिप नहीं है। अमेरिका की लीडरशिप का नेचर आप लोग देख चुके हैं। शांति वार्ता यदि टूटी और उसके बाद युद्ध हुआ तो फिर उस युद्ध का तात्कालिक समाधान निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है। यह सामान्य सी बात सिर्फ उस पार्टी को नहीं समझ में आ रही है जिसके नेता सबसे ज्यादा विदेश घूमते हैं। लेकिन सुधांशु जी, आपकी भी सही बात, सारी बात सही है, लेकिन 4 मई तक कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि संकट ये पहले नहीं मंडरा रहा था। ये विदेशी मुद्रा भंडार में कमी दिख रही थी, ये दिख रही होगी, लेकिन तब आप लोगों ने इस पर कुछ नहीं किया। ये बात हजम नहीं हो रही ना कि अब जैसे वो खत्म हुआ उसके बाद से आप लोग ये बता रहे हैं। नहीं अंजना जी पूरी विनम्रता से प्रतिवाद करते हुए, ट्रंप का बयान कब आया? देखिए डेट देखिए, पूछिए लोगों से कब आया है। अरे अभी आया है कि 15 दिन पहले आया था? ट्रंप पे भरोसा करना है कि तब नहीं उन्होंने करना कहा है ना कि अब अगर ईरान के साथ वार्ता टूटी तो नहीं मैं बात नहीं करूं। जब उन्होंने कहा अब अगर वार्ता टूटी, अगर ईरान में सुबह में कुछ बोलते हैं होगा, यानी युद्ध का संकेत कब आया है? कभी सुबह में कुछ बोलते हैं, शाम में कुछ बोलते हैं। ये तो देखिए भंवर है ना जिस पे समझना है। बस 4 मई तक कुछ नहीं हुआ है। ठीक है ठीक है, तो एक सेकंड, उससे पहले मैं एक बार धीरेन्द्र जी के पास जाऊंगी। सोने की मांग घटने से क्या होता है? हाँ क्या कह रहे हैं? सुनिए क्या कह रहे हैं? मैं दर्शकों से कह रहा हूं जाके चेक करिए कि बयान ईरान और अमेरिका दोनों तरफ से भयानक युद्ध का बयान किस दिन आया है। अगर वो आया हो 1 महीना पहले तो हम आपकी बात मानने को तैयार हैं। अगर वो 20 दिन पहले आया हो तो मानने को तैयार है। ठीक है, एक बार जल्दी से धीरेन्द्र जी को दिखाइए। 1 हफ्ते में आया है या 8 दिन में आया है तब समस्या है। चलिए ठीक है, सोने की मांग घटने से क्या होता है? विदेशी मुद्रा भंडार पर जो धीरेन्द्र जी जो बात है, कितना दबाव घटता है, उसका हमने नंबर्स निकाला है और हमारा सोर्स है SMC ग्लोबल। फरवरी के मुकाबले मार्च में अगर आप देखिए तो ये पूरा जिस तरह से दबाव घटता है, अगर आप सिर्फ 20 से 25 अरब डॉलर सालाना बचेगा अगर आप 30 से 40% सोने का आयात घटा दें। अगर देश में हमने मिलकर 30 to 40% सोने की खरीद कम कर दी, आयात कम हमें करना पड़ा बाहर से, तो 20 से 25 अरब डॉलर हमारा देश का बच सकता है। फॉरेक्स को ही बचाना, विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना अभी इंपॉर्टेंट है युद्ध के वक्त पर। 50% सोने का आयात अगर हम घटा लेते हैं तो 36 अरब डॉलर, यानी ये जो 3 महीने में हमने पूरा एक तरह से गवाया है,
घटा है हमारा फॉरेक्स, वो हमारा रिकवर कर सकता है। सिर्फ 50% सोना कम अगर हमने खरीद कर ली तो। अब आइए वाणिज्य मंत्रालय के हवाले से हम आपको डेटा दे रहे हैं। अप्रैल 2026 में 1.3 अरब डॉलर अनुमानित हमने सोने की खरीद की है। देश का ये सोने का खरीद बिल है। उससे पहले मार्च 2026 में ये 3 अरब डॉलर के आसपास था और फरवरी में तो 7.5 अरब डॉलर के आसपास था। तो ऐसा नहीं है वो घट रहा है, लेकिन अगर हमने 50% और कर लिया तो पूरा हमारा जो फॉरेक्स का वेस्ट हुआ है उसको हम रोक सकते हैं। लेकिन अब जनता कहेगी ना कि सारा भार हम पे, युद्ध लड़े कोई और भरे यहां देश में कोई। धीरेन्द्र जी। अंजना जी, सबसे पहले तो ये जो हितोपदेश ही इसको मैं मानूंगा जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। इसमें क्या कहा है उन्होंने? सिर्फ चाहत ही तो कम करने की बात कही है। चाहत अगर आप कम करते हैं, उससे खुद को राहत और देश को राहत अगर होता है तो इसमें क्यों इतनी विपक्ष को पीड़ा होती है? उन्होंने कहा अगर है कि विदेशी ब्रांड को आप कम से कम अपनाएं, इसमें कौन सा अपराध कर दिया? मैं तो कहता हूं कि इससे दूसरा फायदा होगा कि यदि गांधी के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, और गांधी के पुजारी ऐसे वे लोग रहे नहीं, तो राहुल गांधी के हो गए हैं, लेकिन अगर स्वदेशी को अपना करके अगर देश को मजबूत करते हैं, राहत को काम देते हैं, इससे तो कई ऐसे चीज साधते हैं। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सिंगापुर में लोग सफर करते हैं, अगर हम यहाँ पर करते हैं, तो अगर कार्बन उत्सर्जन को कम करके अपने सेहत से राहत करते हैं, इसमें क्या अपराध हो गया? विपक्ष को हर बात का करना विरोध है इनको। अगर महिलाओं के सम्मान की बात होती है, वहां पर महिलाओं का ये विरोध करने लगते हैं। मुझे कांग्रेस पार्टी की अकड़ इतनी हो गई है कि कैसे भी आंकड़े आप दिखला दीजिए अंजना जी, इनको आंकड़े पर विश्वास नहीं है, इनको मोदी जी का दुष्प्रचार कर। ठीक है, जल्दी आशुतोष जी 2 लाइन जल्दी से। आशुतोष जी, सहयोग की बात है, कोई बंदिश नहीं लगाई गई है। मुझे जल्दी, हाँ। मुझे सिर्फ 4 लाइनें बोलनी है कि 12 साल सत्ता में रहने के बाद भी आज हमारे पर तेल के ऊपर 90% की हमारी जो है वो निर्भरता है। ठीक। हमने क्या किया आप निर्भर में? आरबीआई चुपके से सोना खरीद रही है, हमको मना कर रही है, आर्थिक इमरजेंसी लगा रही है। आलोक जी जल्दी से, आर्थिक इमरजेंसी जल्दी से, टाइम कम है। अंजना जी, देखिए मुझे लगता है कि गोल्ड का इस्तेमाल इंडस्ट्री में भी होता है। गोल्ड के इंपोर्ट को हम बंद नहीं कर सकते हैं। सरकार व्हाइट पेपर लेकर आए, सरकार ने कितना गोल्ड खरीदा और मोदी जी के परम मित्र अडानी ने कितना खरीदा। क्या सबसे बड़ा इंपोर्टर आज की तारीख में अडानी तो नहीं है? इसके ऊपर व्हाइट पेपर आना चाहिए। सुधांशु जी, टाइम खत्म हो गया सर, टाइम खत्म हो गया, जल्दी से 2-3 लाइन से सुधांशु जी। ठीक, हाँ बस 1 लाइन। मैं सिर्फ ये कहता हूं, जो कुछ मोदी जी ने कहा वो तो अमीरों के लिए कहा है। विदेश यात्रा पे कौन घूमने जाता है? समाज का धनी वर्ग। दूसरी बात, अगर आप ये देखिए तो गाड़ियों में कौन चलता है? अभी तो आप कहते हैं कि साहब आपके तो समर्थक यूट्यूबर ये बोलते थे कि हाईवे बनाने से क्या फायदा। ठीक 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 है, आपका पॉइंट समझ में आ गया होगा दर्शकों को। समेटने की इजाजत देता, आप सभी का बहुत धन्यवाद।